क्लियर दिखाई दे रहा है? बुक दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो हमारा आज का है ये सेवा क्षेत्र का महत्व आज हम लोग को देखना है। ठीक है, सेवा क्षेत्र का महत्व रोजगार प्राप्ति में काफ़ी है। ठीक है, सेवा एवं रोजगार एक दूसरे के पूरक है ना? सेवा और रोजगार क्या है? एक दूसरे के पूरक है। ये वाला कल पढ़ा दिए थे क्या? हैं? ये वाला टॉपिक पढ़ा दिए थे कल? छोड़िए, देखिए, सेवा और रोजगार एक दूसरे के क्या है? पूरक है ना? इन दोनों पक्षों में एक ही तराजू के दो पलड़ों के रूप में देखना होगा, अर्थात इन्हें दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सेवा क्षेत्र का हम, है ना, जितना ही विस्तार करेंगे रोजगार का अवसर उतना ही बढ़ेगा, है ना? इसका मतलब क्या बोल रहा है? सेवा क्षेत्र जितना विकास करेगा, है ना, उतना ही रोजगार का अवसर हम लोग को मिलेगा। उदाहरण स्वरूप मान लिया कोई किसान अपने खेतों में धान उपजाता है, उसमें मेहनत कर चावल प्राप्त करता है, ठीक है। अगर वह किसान अपने घर में चावल को चुनकर एवं उसे साफ सुथरा कर 1 किलो का पॉलिथीन पैकेट बनाकर बाजार में अच्छे दाम पर बेचने का कार्य करता है, तो उसे प्रारंभ से लेकर अंत तक रोजगार भी मिल जाता है और व्यापार करना चाहे तो इसे व्यापक स्तर पर भी कर सकता है ना? तो ये जो किसान का आप एग्जाम्पल देखें तो उसको तो रोजगार मिला, है ना? और जो है व्यापार का जो है ना, वो आगे स्तर बढ़ा सकता है। समझे बात को? अभी ये प्लास्टिक में पैक कर करके बेच रहा है कुछ ही जगह ना, जगह बढ़ा सकता है। समझे बात? अभी अपना सिर्फ एरिया में बेच रहा है, फिर कुछ दिन जिला में बेचेगा, राज्य में बेचेगा, दूसरा देश में बेचेगा। समझे बात? कोई दिक्कत? क्या बोल रहा है? जिसमें अधिक से अधिक लोगों को यह किसान रोजगार मुहैया करा सकता है ना? रोजगार मुहैया कैसे करा सकता है? अब वो जो प्लास्टिक में पैक करेगा, समझे बात को, तो उसको पैक करने के लिए आदमी चाहिए, है ना? उसके बाद चावल साफ करने के लिए आदमी चाहिए, समझे बात को? चावल साफ होता है ना, तो उसमें भी आदमी चाहिए, है ना? उसको पहुंचाने के लिए एक जगह दूसरी जगह उसके लिए भी आदमी चाहिए, तो बहुत सारा रोजगार मिला, है ना? फिर कितना पैसा आया और कितना पैसा गया उसका हिसाब रखने के लिए एक आदमी चाहिए, समझे? तो किसान बहुत सारे लोगों को क्या दिया यहाँ पे? रोजगार मुहैया कराया, ठीक है? यदि किसान इससे संबंधित तकनीक, जानकारी एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर ले तो अपनी आमदनी को और अधिक बढ़ा सकता है ना? अगर किसान को इसी में और अच्छा से, है ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सिखा दिया जाए, है ना? इसका एक ऐप लॉन्च कर दिया जाए, ठीक है? इससे वो चावल दूसरों को कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं लोग, है ना? तो तकनीक का उपयोग करके, है ना, उसका जो आमदनी और बढ़ सकता है। समझे बात को? तो उपरोक्त उदाहरण से सामान्यतः 2 बातें स्पष्ट होती है कि पहला, जब किसान अपने उत्पाद को अपने श्रम एवं दक्षता के कारण, है ना, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है, तो उससे रोजगार के नए आयाम खुलते हैं, जिसमें भी सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। देखिए, रोजगार उसको मिला, है ना? तभी ना उसको, है ना, सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ। अगर उसको रोजगार नहीं मिलता तो सेवा क्षेत्र का विस्तार होता? नहीं होता। समझे बात को? दूसरा, जब वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है तो उससे इससे उसे ऊँची कीमत पर बेचा जा सकता है ना? वस्तु की गुणवत्ता मतलब उसका गुण में वृद्धि किया जाए, समझे बात को? तो उसको और अच्छा कीमत पे बेचा जा सकता है ना? चावल का क्वालिटी को और अच्छा कर दिया जाए, है ना? तो उसका कीमत बढ़ जाए कि नहीं, बताइए? आगे देखिए, उत्पादन, है ना? उत्पादन में गुणवत्ता के वृद्धि को, है ना? उत्पादन में गुणवत्ता की इस वृद्धि को कहते हैं, है ना? क्या वैल्यू एडेड कहते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। उत्पाद में गुणवत्ता के इस वृद्धि को, है ना, कहते हैं, उत्पाद में गुणवत्ता के इसी वृद्धि को कहते हैं ना, क्या? वैल्यू एडेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड। कोई दिक्कत बोलिए? फिर कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए।
रोजगार सृजन के रूप में सेवाओं की भूमिका, है ना? रोजगार का जो सृजन होता है, यानी रोजगार जो बनता है, उसमें जो है सेवा का क्या भूमिका रहता है, वो हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है? सॉरी। सेवा का क्षेत्र सरकारी हो अथवा गैर सरकारी, दोनों ही परिस्थितियों में रोजगार का सृजन होता है ना? आप सेवा चाहे प्राइवेट लीजिए, है ना, चाहे गवर्नमेंट लीजिए, दोनों में जो है ना, एम्प्लॉयमेंट तो, है ना, बनता ही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों की आवश्यकताएँ प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सही बात को जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है, वैसे-वैसे आवश्यकताएँ भी बढ़ रही है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के उद्योग का विस्तार हो रहा है, ठीक है? अर्थव्यवस्था को क्या करने के लिए, है ना? आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था में अलग-अलग प्रकार का उद्योग का विस्तार हो रहा है, समझे? नए-नए कल-कारखाने खोले जा रहे हैं। इन कल-कारखानों को चलाने के लिए, है ना, आवश्यक आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है, ठीक है? नया-नया इंडस्ट्री खोला जा रहा है और इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, है ना, अलग-अलग जो है डेवलपमेंट किया जा रहा है। इन संरचनाओं के विकास के लिए, है ना, हमें प्रशिक्षित, अर्ध प्रशिक्षित और अप्रशिक्षितों की, है ना, आवश्यकता होती है। समझे बात को? ये जो डेवलपमेंट है ना? इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमको, है ना, टेक्निकल आदमी भी चाहिए, नॉन टेक्निकल भी चाहिए और, है ना, वर्कर लेबर टाइप का भी चाहिए। समझे बात को? यह प्रशिक्षित, अर्ध प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित लोग मानव पूंजी के धरोहर होते हैं। समझे? ये तीनों, प्रशिक्षित भी, अर्ध प्रशिक्षित भी और अप्रशिक्षित भी। प्रशिक्षित मतलब, है ना, पूरा टेक्निकल उसको जानकारी, अर्ध प्रशिक्षित मतलब थोड़ा बहुत जानकारी होना है, अप्रशिक्षित मतलब बिल्कुल नहीं, पूरा अशिक्षित, है ना, पढ़ा लिखा ना हो। समझे बात को? कोई दिक्कत? जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है ना? समझे बात को? क्या है? फैक्ट्री है। क्यों, हम क्या बोल रहे हैं? नहीं, क्यों क्या लिखा है? नहीं क्या लिखा है जी? नहीं। नहीं मतलब क्या? देखिए यहाँ पे प्रशिक्षित, है ना, अप्रशिक्षित, है ना, और अर्ध प्रशिक्षित, ठीक है? ये तीनों का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, समझे बात को? जैसे जो पीछे आप किसान का स्टोरी पढ़े थे ना, उसमें ये वो क्या किया है ना, चावल का बिज़नेस शुरू किया, समझे? उसमें तो बहुत सारे काम करने वाले लोग रहेंगे, टेक्निकल भी काम करने वाले लोग होंगे, जिसके अंदर कुछ गुण होगा, है ना? लेबर टाइप का भी कुछ काम करने वाले लोग होंगे, ठीक है? और वैसे भी काम करने वाले लोग हैं जो अर्ध प्रशिक्षित, थोड़ा बहुत, है ना, प्रशिक्षण लिए होंगे, समझे बात को? जितना ही शिक्षा का स्तर मजबूत होगा, उतना ही अधिक मात्रा में मानव बल का प्रयोग आधुनिक उद्योग धंधों में किया जाएगा, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा और लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल होगा। यानी क्या है ना? आधुनिक उद्योग धंधों को मजबूत करने के लिए शिक्षा को क्या करना पड़ेगा आपको? मजबूत करना पड़ेगा, है ना? इससे मानव बल क्या होता है? बढ़ता है ना? कोई दिक्कत? बोलिए, आगे देखिए। राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, भारत के द्वारा रोजगार सृजन करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है? मतलब नेशनल ना लेवल पर जो है भारत सरकार के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रोजगार को, है ना, बढ़ाने के लिए, है ना, बहुत सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका कार्यान्वयन राज्य सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है, ठीक है? आप लोग देखते होंगे ना कि कहीं-कहीं रोजगार मेला लगता है, ठीक है? उसमें, है ना, युवाओं को रोजगार मिलता है, उनके कुशलता के आधार पे। देश में सरकार के द्वारा रोजगार हेतु निम्न प्रकार की योजनाएँ चलाई जा रही है ना? सरकार के द्वारा चलाई गई, समझे बात को? योजनाओं और उसके प्रारंभ होने के वर्षों को नीचे दिखाया जा रहा है, ठीक है? देखिए, अलग-अलग सरकार जो है वो योजना चलाती है और वहीं पे ये सारा योजना दिया हुआ है, ठीक है? और ये योजना कब शुरू हुआ था उसका भी डेट दिया हुआ है। जैसे देखिए पहला योजना है काम के बदले अनाज, क्या? काम के बदले अनाज, ये योजना शुरू किया गया था 14 नवंबर 2004 को। देखिए ये सारा जो योजना है उसका नाम याद रखिएगा और कब लॉन्च किया गया था उसका डेट याद रखिएगा, ठीक है? पहला है काम के बदले अनाज, कब लॉन्च किया गया था? 14 नवंबर 2004 को, ठीक है? इसमें काम के बदले अनाज दिया जाता था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, है ना? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 में शुरू किया गया था ना, ये
गाँव देहात में शुरू किया गया था ना, गाँव में जितने भी ग्रामीण बेरोज़गार हैं, उनके लिए शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम 1980 में शुरू किया गया था, ठीक है? ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण का कार्यक्रम, है ना? ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण का कार्यक्रम 1979 में, है ना? ये लागू हुआ था, समझे बात को? इसमें क्या होता है कि जो गाँव देहात में वैसे युवा है ना? उनको कुछ प्रशिक्षण देके, है ना? स्वरोजगार वो अपने से कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर सिखा दिए तो साइबर कैफ़े खोल सकते हैं, समझे बात को? इस टाइप का जो है ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया 1979 में, ठीक है? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में शुरू किया गया था, है ना? ये भूमिहीन बेरोजगार लोगों के लिए था। ग्रामीण, है ना? भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में शुरू किया गया था। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 20 अक्टूबर 1980 को शुरू किया गया था ना, 20 अक्टूबर 1980 को। उसके बाद जवाहर रोजगार योजना 1989 को शुरू किया गया था। क्या? जवाहर रोजगार योजना 1989 को शुरू किया गया था। स्वयं सहायता समूह, क्या? स्वयं सहायता समूह जो है ना? और उसके बाद नरेगा इत्यादि, ये बहुत सारे जो है ना? अलग-अलग प्रकार के क्या है कार्यक्रम है जो सरकार द्वारा चलाई गई, ठीक है? इनमें से सारा का डेट याद रखिएगा, समझे बात को? काम के बदले अनाज, ये 14 नवंबर 2004 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 को लागू हुआ था। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण का कार्यक्रम 1979 को लागू हुआ था। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 को लागू हुआ था। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 20 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ था। जवाहर रोजगार योजना 1989 को लागू हुआ था। समझे बात को? कोई दिक्कत? नहीं। आगे बढ़िए, देखिए। उपयुक्त सेवाओं के माध्यम से देश के बेरोजगारी की समस्या को दूर करने की कोशिश की जा रही है ना। ऊपर जितना भी आप सेवा देखें, उसका माध्यम से देश में जितना भी बेरोजगार है, उसको खत्म करने का, है ना, कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। सरकार का अनुमान है कि देश के बेरोजगार लोगों में करीब 62% लोगों को उपरोक्त योजनाओं के द्वारा रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, ठीक है। मतलब ऊपर जितना भी आप स्कीम देखें, उसमें जो 66 है ना, 62% लोगों को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ऊपर वाला जितना भी स्कीम आप देखें। शहरी क्षेत्र के बेरोजगारी दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सेवा क्षेत्र के विस्तार के द्वारा अनुमान है कि, है ना, 38% शहरी बेरोजगारी को दूर किया जा रहा है, ठीक है। सेवा क्षेत्र का विस्तार करके, है ना, जो शहर में बेरोजगारी है उसका 38% क्या किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है बेरोजगारी को, ठीक है। ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में, है ना, उपलब्ध कराने के लिए नरेगा विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। यद्यपि बिहार में बिचौलियों के कारण ग्रामीण क्षेत्र के करीब लोग, है ना, इससे अधिक लाभान्वित नहीं हो सके हैं, ठीक है। सिर्फ नरेगा ही नहीं, बहुत सारे ऊपर में जितना भी आप स्कीम देखें, ये जो एजेंट होते हैं, इनके चलते जो होते हैं ना, स्कीम का जो है लाभ नहीं मिल पाता है लोगों को, ठीक है। यही कारण है कि आए दिन नरेगा के कार्यान्वयन की कठिनाइयों को दूर कर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के सशक्त योजना बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। इसी चलते, है ना, सारा कठिनाई को दूर करने के लिए, नरेगा को अच्छा से चलाने के लिए, है ना, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए सशक्त योजना बनाया जा रहा है ना, और मजबूत योजना बनाया जा रहा है जिससे लोगों को क्या मिले, लाभ मिले। समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए। काजल का ब्लैक हो गया। जाओ मुँह धो लो, जाओ। करिया हो गया तो उस मुँह धो सकती है, फेस वॉश यूज़ कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वही मेरा मुँह ब्लैक हो गया है, धूपा ज़्यादा था इसलिए। जाओ, 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 मुँह धो लो फेस वॉश से। देखिए इधर। और किसी का ब्लैक हो गया है मुँह? चलिए देखिए आगे। भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में, है ना? भारत जो है विश्व को कैसे सेवा प्रदान करता है? देखिएगा, 21वीं शताब्दी के विश्व के सेवा क्षेत्र में भारतीय श्रम पूंजी का अत्यधिक योगदान रहा है, ठीक है? पहले भी इंग्लैंड के स्वास्थ्य और परिवहन सेवा में भारतीय श्रम शक्ति का अत्यधिक योगदान था, है ना? इंग्लैंड का जो स्वास्थ्य और परिवहन सेवा है, उसमें भारतीय श्रम शक्ति का अधिक योगदान है। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में आज भी भारतीय श्रम शक्ति के योगदान को भी के इसी योगदान के कारण पहले जहाँ बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए अभिशाप मानी जाती थी, है ना? वहीं, है ना?
और ज्ञान की वृद्धि के कारण अब जनसंख्या को मानव पूँजी में स्वीकार किया गया है। समझे बात को? कोई दिक्कत? अरे डीजे वाले देखिए, समझे बात को? पहले जो है ना? पहले क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ये श्रम शक्ति के इसी योगदान के कारण पहले, है ना? बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए क्या अभिशाप मानी जाती थी। वहीं दक्षता और ज्ञान की वृद्धि के कारण अब जनसंख्या को मानव पूंजी के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। समझ बात को? ज्ञान का वृद्धि हो रहा है ना? पैसा का वृद्धि हो रहा है जिसके कारण से अब मानव पूंजी को क्या किया जा रहा है? स्वीकार किया जा रहा है ना? समझे बात को? कोई दिक्कत? अर्थशास्त्र में जनसंख्या संबंधी विश्लेषण के बदले हुए परिवेश में मानव पूंजी कहे जाने लगे। ठीक है? अर्थशास्त्र में जनसंख्या संबंधी विश्लेषण के बदले हुए परिवेश में मानव पूंजी कहे जाने लगे। ठीक है? अब भारत को विश्व का अग्रणी युवा देश कहा जाता है क्योंकि अपेक्षाकृत यहाँ संपूर्ण जनसंख्या में ऊर्जावान युवा वर्ग की संख्या अधिक हो गई है। ठीक है? यहाँ विकास की गति को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ है। मतलब क्या बोल रहा है? भारत को क्या बोला जाता है? अग्रणी युवा देश, है ना? सबसे आगे युवा देश। समझे बात को? क्योंकि यहाँ का जो युवा है ऊर्जावान है ना? यहाँ के वो युवा में जो बहुत ज़्यादा क्या है? तेज है, गुण है, कुशल है। समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? जिसको जिसको समझ में आया वाई लिखेगा। सभी को जिसको जिसको समझ में आया वाई लिखेगा, जिसको जिसको नहीं समझ में आया है ना एन लिखेगा। ठीक है, सभी को समझ में आया। उदारीकरण के कारण विश्व के सेवा क्षेत्र में जो विकास की गति आई है, उसका लाभ सभी देशों को प्राप्त होने के अवसर आने लगे। ठीक है? उदारीकरण के जो चलते विश्व के सेवा क्षेत्र में है ना विकास हुआ है, उसका लाभ सभी देश को प्राप्त होने के अवसर आने लगे हैं। समझ बात को? इसी दृष्टिकोण से आज विश्व के औद्योगिक विकसित देश अपने उत्पाद एवं सेवाओं के विभिन्न कामों का संपादन वैसे देश में कराने लगे हैं जहां सस्ती श्रम शक्ति उपलब्ध होती है। ठीक है? भारत में सबसे ज्यादा सस्ती श्रम शक्ति उपलब्ध है। समझे बात को? इसीलिए ज़्यादातर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है और यहाँ से ज़्यादा श्रम शक्ति उठा के ले जाया जाता है। ठीक है? उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में है ना से अधिकांश का उत्पादन चीन या कोरिया में होता है ना? और भारत में भी डाबर कंपनी अपने उत्पाद के कम मूल्य करने के लिए अपने पड़ोसी देश नेपाल में कारखाने खोल रखे हैं, जहाँ श्रम शक्ति सस्ती है। ठीक है ना? भारत के साथ-साथ नेपाल में भी क्या है श्रम शक्ति सस्ता है, इसीलिए जो है भारत जो है ना? यहाँ का जो एक डाबर कंपनी है ना? डाबर कंपनी आप देखते होंगे बहुत सारा चीज़ बनाता है डाबर कंपनी, च्यवनप्राश हो गया, हनी हो गया और बहुत सारा चीज़ बनाता है ना? मंजन हो गया, है ना? उसका जो सारा कारखाना है कहाँ खोला है? नेपाल में खोला है क्योंकि वहाँ सस्ता क्या मिल जाता है? श्रम शक्ति मिल जाता है, ठीक है? जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनी अपनी संबंधित नियमित सेवाएँ अपनी कंपनी की जगह किसी बाहरी या विदेशी संस्था या समूह से प्राप्त करती है, तो ऐसी सेवाओं को है ना आउटसोर्सिंग यानी बाह्य स्रोती कहा जाता है, समझे बात को? जो बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल जो कंपनी है, अपने संबंधित है ना, नियमित सेवाएँ अपनी कंपनी के जगह किसी बाहरी या विदेशी संस्था या समूह से प्राप्त करती है, तो ऐसी सेवाओं को क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग है ना या बाह्य स्रोती बोला जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझाया है कि बाह्य स्रोती क्या बोलता है यानी आउटसोर्सिंग। जब बहुराष्ट्रीय कंपनी, है ना, अन्य या अन्य कंपनी संबंधित नियमित सेवाएँ स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है, तो उसे क्या बोला जाता है? बाह्य स्रोती कहा जाता है। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना? बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना? वो अपना जो काम है, अपना कंपनी के द्वारा ना करा के किसी बाहरी, है ना, विदेशी कंपनी के द्वारा करा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? बाह्य स्रोती चाहे आउटसोर्सिंग बोलेंगे। समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना? मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू देते हैं, ठीक है? क्या एग्ज़ाम्पल दें? हाँ, ठीक है। सुमित, है ना? सुमित का लिपस्टिक बनाने का फैक्ट्री है, ठीक है? लिपस्टिक बनाने का फैक्ट्री है, उसमें हुआ क्या कि
उसमें कुछ उत्पादन करना है, लिपस्टिक से संबंधित कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है सुमित को, लेकिन उसका कंपनी वाला थोड़ा-सा ज़्यादा सैलरी ले रहा है, ज़्यादा पैसा ले रहा है ना? और बाहर जाया गया गया सुमित, है ना? अपने देश के दूसरे राज्य में, ठीक है? तो वहाँ का जो कंपनी है, उसी काम को कम पैसा में कर रहा है, समझे बात को? तो इसी को क्या बोलेंगे आउटसोर्सिंग या बहिष्करण, समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए। समझे? समझ में आया सबको? ठीक है, देखिए, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के वर्तमान युग में पूरा विश्व एक बाज़ार के रूप में उभर आया है, ठीक है? जिसके कारण ना केवल एक देश की वस्तुएँ, है ना? दुनिया के सभी बाज़ारों में सर्वसुलभ हो गई है, बल्कि उस वस्तु का उत्पादन क्षेत्र भी अलग-अलग हो गया है और देश में उत्पादन संस्था बनी है, जहाँ सस्ते मूल्य पर ना श्रम उपलब्ध है। समझे बात को? अब क्या हो रहा है, उत्पादन जो हो रहा है, ठीक है? वैसे देश में हो रहा है जहाँ पे श्रम शक्ति क्या है ना? कम मूल्य पे उपलब्ध है। समझे बात को? अब एक ही प्रोडक्ट का जो है अलग-अलग देश में क्या होता है, उत्पादन होता है। समझे बात को? जैसे आईफ़ोन का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, आईफ़ोन जो है ना? अलग-अलग देश में भी क्या होता है, उसका उत्पादन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। समझे बात को? जिससे एक और तो सस्ते श्रम वाले क्षेत्र में सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ है, वहीं अपेक्षाकृत कम लागत मूल्य पर वस्तुएँ उपलब्ध होने लगी हैं। ठीक है? इससे क्या होता है ना कि एक तो सस्ता श्रम मिल जाता है और जो है ना? जो वस्तु है कम मूल्य पे मिलता है। समझे बात को? कोई दिक्कत? आगे क्या बोल रहा है, इन नीतियों का, है ना? भारत की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ा है। भारत से आज तेज़ी से ध्वनि आधारित प्रक्रिया जिसे बीपीओ है ना, वॉइस बेस्ड बिज़नेस प्रोसेस बोला जाता है, समझे बात को? अथवा कॉल सेंटर कहा जाता है ना? धरती पे मेरे देखिए, है ना? अथवा कॉल सेंटर कहा जाता है, अभिलेखाखन, है ना? रिकॉर्डिंग कीपिंग लेखन, है ना? बैंकिंग सेवाएँ, रेलवे पूछताछ, संगीत की रिकॉर्डिंग, पुस्तक, है ना? शब्दांकन यानी बुक ट्रांसक्रिप्शन, है ना? और चिकित्सा संबंधी परामर्श, शिक्षा एवं शोध कार्य इत्यादि, है ना? अनेक सेवाएँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोप संघ जैसे कई विकसित देशों की कंपनियाँ प्रायः भारत की छोटी-छोटी कंपनियों और संस्थाओं से प्राप्त कर रही है। ठीक है? ये सारा जो काम है आज हम लोग का क्या कर रहा है? भारत कर रहा है। समझे बात को, है ना? और है ना कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली को है ना चित्रित में नीचे दिखाया गया है। समझे? नीचे देखिए कॉल सेंटर का काम हो रहा है। यहाँ पे एक ही रूम में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? काम को है ना संपन्न कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना विदेशी कंपनियों या सरकार को भारत से इन सेवाओं या सूचनाओं को प्राप्त करना तुलनात्मक लागत के आधार पर काफी फायदेमंद है क्योंकि भारत में इन सेवाओं की तुलनात्मक लागत काफी कम है। समझे बात को? भारत में जो है ना? कॉल सेंटर पे चाहे और कोई भी सेवा जो है कम दाम में क्या दे दिया जाता है। लेकिन यही अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, दूसरा देश में जाइए तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगता है। ठीक है? तो बाहर से जो कंपनियाँ आती है, भारत से ये काम करवा लेती है। ठीक है? इसका मुख्य कारण है कि कुशल श्रम शक्ति की पर्याप्त उपलब्धता तथा निम्न मज़दूरी दर, है ना? भारत में जो है कुशल श्रम शक्ति है ना? और मज़दूरी दर भी यहाँ पे क्या है? कम है। भारत अपने श्रम की मेधा शक्ति, कुशलता है ना? विशिष्टता एवं निम्न मज़दूरी के कारण जो सेवाएँ विदेशों को उनकी कंपनियों के लिए भेजता है, उसकी तुलनात्मक लागत काफ़ी कम है। समझे बात को? है ना? भारत जितना भी सेवा है ना? विदेश को भेजता है ना? जिसको विदेश को भेजता है उसका लागत क्या है? कम है। इसीलिए इस क्षेत्र में व्यापक रोज़गार मिल रही है ना? और क्या बोल रहा है? यही कारण है कि है ना? यही कारण है कि सोर्सिंग के मामले में भी भारत एक महत्वपूर्ण है ना गंतव्य बन गया है, जो विश्व के अन्य देशों के रोज़गार क्षेत्र में है ना बहस का विषय हो गया है। समझे बात को? कोई दिक्कत? क्या बोल रहा है कि है ना यहाँ पे जो है ना व्यापक रोज़गार मिल रहा है। क्यों रोज़गार मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे लागत काफ़ी कम लगता है। समझे बात को? है ना? कुशलता है, मेधा शक्ति है ना, विशिष्टता है ना? कम में श्रम मिल जाता है। समझे बात को? मज़दूरी दर कम है। इसके कारण से है ना? यही कारण है कि आउटसोर्सिंग के मामले में भी भारत एक महत्वपूर्ण गंतव्य बन गया है ना? गंतव्य मतलब होता है डेस्टिनेशन है ना? आपका लास्ट पॉइंट। विश्व के अन्य देशों में रोज़गार क्षेत्र में बहस का विषय हो गया है कि है ना?
अलग-अलग जो क्षेत्र है विश्व का, है ना? वो चर्चा कर रहा है कि भारत इतना आगे कैसे चल गया, समझे बात को? कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत बोलिए? आप लोग से नम्र निवेदन है कि है ना, चैट बॉक्स में बात ना करें, समझे बात को? यहाँ से हम चैटें बंद कर देंगे। बार-बार काजल कुमारी का जो है ना ब्लैक हो जा रहा है स्क्रीन, धो लो उसको, है ना? फेस वॉश से धो पहले। चलिए देखिए आगे, सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएँ, है ना? सेवा क्षेत्र का जो है ना बुनियादी सुविधाएँ क्या-क्या है? सेवा क्षेत्र के विकास के लिए देश एवं राज्य स्तर पर बुनियादी सुविधाएँ का होना नितांत आवश्यक है। समझे बात? ये सुविधाएँ विकास धारा के रीढ़ की हड्डी के समान है ना? इसकी अनुपस्थिति में विकास की क्रिया संभव नहीं है। समझे बात को? ये सेवा क्षेत्र का जो बहुत सारा आपको सुविधा मिलता है ना? वो सुविधा को है ना विकास का धारा का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है? अगर ये अनुपस्थित रहेगा, है ना? तो कोई भी काम संभव नहीं हो पाएगा। समझे बात को? कोई दिक्कत? देश या राज्य की है ना स्वर्गीय प्रगति मूलतः कृषि, उद्योग एवं व्यापार पर निर्भर करती है और इनकी प्रगति आधारभूत संरचना अथवा बुनियादी सुविधाओं पर निर्भर करती है। समझे बात? तो पूरा राज्य या देश का जो है प्रगति जो है, समझे बात को? ज़्यादातर कृषि, उद्योग और व्यापार पर क्या करता है? निर्भर करता है। अगर इसका आधारभूत संरचना अथवा बुनियादी सुविधा है ना नहीं अच्छा होगा, समझे बात को? तो इसका सारा जो है ना खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। जिस देश अथवा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएँ अधिक होगी, वहाँ औद्योगिक उत्पादन और रोज़गार की वृद्धि होगी, है ना? उत्पादन और रोज़गार के द्वारा ही सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है, समझे बात को? जैसे-जैसे उत्पादन होता है ना? वैसे-वैसे सेवा क्षेत्र का क्या होता है? विस्तार होता है। कोई दिक्कत? देखिए आगे क्या बोल रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे समृद्ध देशों में ज्ञान और शोध की सुविधाएं अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों में सेवा का विस्तार हो गया जिसके कारण विश्व के सभी देशों में उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग का पलायन उन देशों में हुआ है। भारत के उच्चतम तकनीकी शिक्षा केंद्र आईआईटी तथा उच्चतम व्यावसायिक शिक्षा केंद्र आईआईएम से निकले हुए युवा उन देशों में उच्चतम है ना रोजगार के लिए जाते हैं। ठीक है, ये आईआईटी क्या है? यहाँ से जो है जितना भी बड़ा बड़ा इंजीनियर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, जितना भी भयंकर-भयंकर इंजीनियर यहीं से निकलता है। और आईआईएम क्या है? आईआईएम से जितना भी बड़ा-बड़ा बिज़नेस का जो है ना, निकलते हैं यहाँ से लोग, ठीक है? यहाँ बिज़नेस का पढ़ाई किया जाता है, जैसे एमबीए हो गया है ना? उसी तरह भारत के बंगलोर शहर में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी ज्ञान के उपयोग के क्षेत्र में बढ़ने के कारण देश के सभी क्षेत्र के उच्च सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा प्राप्त युवक है ना, रोज़गार के लिए जाते हैं। यानी जो बंगलोर क्षेत्र है ना, वो आईटी का हब है। समझे बात को? मतलब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, विकसित कर गया है। समझे बात को? इसीलिए बहुत सारे जो युवा जो है रोज़गार के लिए कहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं। आगे देखिए, दूसरी ओर बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि राज्य भारत के काफ़ी पिछड़े राज्य हैं। यहाँ पे दारू हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, है ना? इसका बहुत ज़्यादा विकास होता है ना? इसीलिए ये सब भी बहुत लोग सीखने आते हैं यहाँ पे, है ना? गुंडागर्दी हो गया, समझे बात को? हवाबाजी, ये सब ज़्यादा होता है बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी ये सब में होता है ज़्यादा, ठीक है? जिन्हें बीमारू के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जानता है? बीमारू के नाम से। इस सबको क्या बोलते हैं? बीमारू कहा जाता है। समझे बात को? एक तरफ जहाँ बेंगलुरु में है ना लोग पढ़े लिखे हैं, है ना? वहाँ लड़ाई झगड़ा बहुत कम होता है ना? ज़्यादातर जातिवाद वहाँ नहीं हो देखने को मिलता है, धर्मवाद नहीं देखने को मिलता है, समझे बात को? वहीं दूसरी तरफ बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ जातिवाद देखने को मिलता है, ठीक है? इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? बीमारू के नाम से जानते हैं, ठीक है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, है ना? राजस्थान, समझे बात को? आपको ऑप्शन में दे देगा कि निम्न में से कौन किस राज्य को बीमारू के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, है ना? इनमें से सभी। तो क्या मारिएगा आप लोग? है ना? इनमें से सभी और जैसे दे देगा कि बिहार, है ना?
और जम्मू कश्मीर हो गया, है ना? चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, तो इसमें से किसमें मारिएगा? बिहार में मारिएगा, ठीक है? बीमारू का फुल फॉर्म होता है बीआई से बिहार, एमए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान और U से उड़ीसा, ठीक है? कोई दिक्कत ये बीमारू का फुल फॉर्म है ना? ये एग्ज़ाम एमसीक्यू में पूछ देता है, समझे बात को? कोई दिक्कत? तो बीमारू का फुल फॉर्म है ना याद रखिएगा, बीआई से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, है ना? एमए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान और U से क्या? उड़ीसा। इन राज्यों में बुनियादी सुविधाएँ जैसे बिजली, सिंचाई, यातायात एवं परिवहन, दूरसंचार इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, है ना? यहाँ बताइए 24 घंटा बिजली उपलब्ध रहता है ना? गाँव देहात में सिंचाई की व्यवस्था है अच्छा, यातायात अच्छा हो पाया है, अभी भी बहुत सारे जो गाँव देहात है वहाँ पे यातायात अच्छा नहीं हो पाया है ना? परिवहन, दूरसंचार ये सब का जो है ना? पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, अभी भी बहुत सारे गाँव में टावर नहीं पकड़ता है, नेटवर्क नहीं पकड़ता है ना? खेत में जाना पड़ता है, टावर के पास जाना पड़ता है। बीमारू शब्द से नकारात्मक ध्वनि व्यक्त होने के कारण ये राज्य इस नाम से पुकारा जाना नहीं चाहते, है ना? तो नहीं चाहते तो आप विकसित होना पड़ेगा आपको, समझे बात को? अगर आप बीमारू शब्द सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो आप विकसित हो जाइए, है ना? योजना आयोग भी इन राज्यों के लिए, है ना, इस शब्दावली को प्रयोग को स्वीकार नहीं करती है, ठीक है? ऐसे भी इन राज्यों में खासकर ऐसे भी इन राज्यों में खासकर बिहार आर्थिक विकास के राह पर उन्मुख हुआ है, जिसके कारण अब बीमारू शब्दावली के प्रयोग से लोग परहेज करते हैं ना। बिहार में भी थोड़ा बहुत प्रगति अब देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी अब धीरे-धीरे विकास हो रहा है ना। टूरिस्ट इंडस्ट्री इंक्रीज हो रहा है, समझे बात को। और रोड ट्रांसपोर्ट जो है उसका भी विकास हो रहा है। अर्थात है ना, विकास का क्षेत्र कृषि, उद्योग अथवा सेवा कुछ भी हो सके, इसके लिए बुनियादी सुविधाओं का होना क्या है? परम आवश्यक है ना। बुनियादी सेवा क्या हो गया? रोटी ना, बिजली हो गया, सड़क हो गया, दूरसंचार हो गया, ये सब बुनियादी सेवा, ये सब कहीं भी अच्छा है, समझ जाइए वहाँ का क्या है, सब चीज़ अच्छा है, उद्योग अच्छा है, कृषि अच्छा है, समझी बात को? इन बुनियादी सुविधाओं को और अच्छी तरह से समझने के लिए है ना, इन्हें निम्न चार्ट द्वारा दर्शाया गया, देखिए। बुनियादी सुविधाएँ जो है यहाँ पे दिया गया है ना, बुनियादी सुविधाएँ या आधारभूत ढाँचा, देखिए। पहला जो है आर्थिक आधारभूत संरचना, दूसरा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। आर्थिक आधारभूत संरचना में क्या आता है? वित्त आता है, ऊर्जा आता है ना, यातायात आता है और संचार आता है, ठीक है? और गैर आर्थिक संरचना में क्या आता है? शिक्षा है ना, नागरिक सेवा और है ना और क्या आता है? स्वास्थ्य आता है। इकोनॉमिक इन दोनों क्या है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। समझे बात को? देखिए आगे क्या बोल रहा है। आर्थिक आधारभूत संरचना प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में हम लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है ना, जो आर्थिक आधारभूत संरचना है, वो डायरेक्टली है ना उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। अर्थात है ना आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों में इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है ना। आर्थिक संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित किया जाता है, जैसे वित्त हो गया, ऊर्जा हो गया, यातायात संचार हो गया। वित्त में आ जाएगा आपका बैंकिंग क्षेत्र आ जाएगा, बीमा क्षेत्र आ जाएगा, अन्य सरकारी वित्तीय क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है? यानी पैसे से रिलेटेड जितना भी है सब किस में आ जाएगा? वित्त में आ जाएगा। ऊर्जा में आ जाएगा कोयला, विद्युत, तेल, पेट्रोलियम, गैस, गैर पारंपरिक ऊर्जा है ना और अन्य ऊर्जा। जितना भी आपको एनर्जी मिलता है सब किस में आ जाएगा? ऊर्जा में आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट देखिए, है ना? जिसको यातायात भी बोला जाता है, रेलवे हो गया, सड़क हो गया, वायुयान हो गया, जलयान हो गया, है ना? जितना भी आप यातायात से संबंधित जो है, सब किस में आ जाएगा? ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। संचार देखिए, संचार मतलब कम्युनिकेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह कैसे बात किया जाए, है ना? डाक के द्वारा, तार के द्वारा, टेलीफ़ोन, टेलीसंचार, ठीक है? मीडिया और अन्य बहुत सारा चीज़। अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, 5G आ गया है। समझे बात को? तो अब तो आप कहीं से भी है ना कनेक्ट हो सकते हैं। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम है? सबको आवाज़ क्लियर है? अलाउ टू स्पीक। देखो स्पीक जो है ना लैपटॉप में नहीं सुनाई देता आवाज़ आप लोग का, इसीलिए हम माइक बंद किए हुए रहते हैं। समझे बात को?
समझे बात को? इसीलिए क्या रुक जाइए, काजल कुमारी के साथ कुछ प्रॉब्लम खट रहा है, प्रयास करते हैं सुलझाने का। काजल कुमारी माइक ऑन कर रहे हैं, बोलिएगा आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? चलिए कुछ नहीं प्रॉब्लम है, समझ गए। चलिए देखिए आगे। आगे क्या बोल रहा है ना, गैर आर्थिक संरचना, गैर आर्थिक संरचना से मनुष्य की क्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि कर अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं अंततः आर्थिक विकास में सहायता प्रदान किया जाता है। जो गैर आर्थिक संरचना है, वो इसमें जो है आपको इस लायक बनाया जाता है कि आप जो है ना उत्पादन कर सके, है ना? जैसे शिक्षा, शिक्षा के माध्यम से आपको ये सिखाया जाता है ना कि आप जो है आगे जाके क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, समझे बात को? अनौपचारिक शिक्षा हो गया, प्रारंभिक शिक्षा हो गया, माध्यमिक शिक्षा हो गया, समझे बात को? उच्चतर उच्च स्तर माध्यमिक है ना शिक्षा हो गया, तकनीकी शिक्षा हो गया और अन्य। इस प्रकार से शिक्षा जो है आपको इसलिए दिया जाता है ना, ताकि ना आप जो है आगे जाके काम कर सकें, समझे बात को? और अपने आप को पहचान सकें। देखिए, स्वास्थ्य है ना, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम एवं अन्य, है ना? ये सब किस में हो जाएगा? है ना? गैर आर्थिक में हो जाएगा। नागरिक सेवाएँ, है ना? सामाजिक चेतना और सफाई एवं अन्य। भारत में बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने का परंपरा के तौर पे, है ना, सरकार का पूरा दायित्व था, किंतु सरकारी निवेश इस क्षेत्र में काफ़ी कम था। समझे बात को? ये पूरा सरकार का काम है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ना, पूरा विकसित हो सके। लेकिन इसमें जो है निवेश नहीं होने के कारण, है ना, ये क्षेत्र पीछे छूट गया। समझे बात को? ये दिक्कत आगे देखिए, इसी कारण 1900 है ना 91 के बाद आर्थिक सुधारों के दौर में निजी क्षेत्र में भी स्वयं एवं सरकार के साथ संयुक्त भागीदारी कर आधारभूत संरचना के विकास के में एक अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी गई। ठीक है ना? हम लोग का जो बुनियादी सुविधाएं है उसका विकास नहीं हो पाया, इसलिए 1991 के बाद सरकार जो है इस पर क्या किया, ध्यान दिया और इसमें सुधार लाने का क्या किया, प्रयास किया। समझे बात को? आज संयुक्त रूप से आधारभूत संरचना में निवेश हो रहा है, जिससे काफ़ी, है ना? जिससे इसकी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। समझे बात को? नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, है ना? यातायात में कितना ज़्यादा सुधार कर दिए है ना बिहार का। समझे बात को? आज जो है बिहार यातायात में क्या है, हमको लग रहा है आगे है सबसे। देखिए क्या बोल रहा है, परंतु ग्रामीण भारत में विश्व के उच्च तकनीकी उन्नति के बावजूद भी आधारभूत संरचनाओं की सुविधाओं का एकदम अभाव है ना। गाँव देहात में अभी भी आधारभूत संरचनाओं का सुविधा क्या है, अभाव है। जैसे बिजली का अभाव हो गया, है ना, दूरसंचार का अभाव हो गया, स्वास्थ्य का अभाव हो गया, है ना। अभी भी गाँव देहात में अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको शहर लाना पड़ता है। समझी बात को? हम देख रहे हैं मैसेज, समझे? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम, जिसको जिसको प्रॉब्लम है एन लिख के भेजिए, जिसको जिसको प्रॉब्लम नहीं है वाई लिख के भेजेगा। सबको जो प्रेजेंट है, इससे हमको पता चल जाएगा कि किसको किसको समझ में आ रहा है। क्या प्रॉब्लम है? मधु को बोलो, मधु क्या प्रॉब्लम है तुमको? तुम्हारा नेटवर्क नहीं चल रहा अच्छा, सबका ठीक चल रहा है, सभी का चल रहा है ना ठीक जी? चलिए देखिए,
बोलते नेट नहीं खत्म करो। खासकर आर्थिक दृष्टिकोण से अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों में तो है ना बहुत ही कम बुनियादी सुविधाओं का क्या हुआ है विकास हुआ है। मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सारे राज्य जो पिछड़े हैं वहां भी जो है बुनियादी सुविधाएं क्या हुआ है विकास नहीं हो पाया है। समझ बात को, कोई दिक्कत। सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका, देखिए सेवा क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका है। देखिए, आर्थिक विकास केवल वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन विस्तार से है ना, सही संभव नहीं है। समझ बात को, अगर आर्थिक विकास करना है, तो खाली वस्तु का है ना, सेवा का उत्पादन से है ना, ये संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए मानव विकास एवं मानव पूंजी निर्माण नितांत आवश्यक है ना, मानव का विकास होना चाहिए। समझ बात को, मानव पूंजी भौतिक पूंजी से ज़्यादा है ना महत्वपूर्ण होता है ना? अब बताइए, आप ट्रैक्टर बना दीजिए, ठीक है? उसको ट्रैक्टर को चलाना ही नहीं आता, तो इससे कोई फ़ायदा है? नहीं ना। तो आपको मानव जो पूंजी में भी क्या करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा, है ना? किसके मुताबिक? भौतिक पूंजी के मुताबिक, ठीक है? श्रमिकों की कुशलता, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य इत्यादि बढ़ाकर देश की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है? श्रमिकों में क्या किए? कुशलता प्रदान कीजिए, शिक्षा प्रदान कीजिए, प्रशिक्षण दीजिए, ठीक है? जैसे मोबाइल आ गया, लेकिन बहुत लोग को मोबाइल चलाने आता है? नहीं ना आता है। हनीए को देख लो ना अभी, कि उसको कितना प्रॉब्लम हो रहा है, यानी उसको मोबाइल चलाने नहीं आता है, जिसके कारण से, है ना? भौतिक पूंजी तो है, भौतिक पूंजी का विस्तार हो रहा है, लेकिन मानव पूंजी का विस्तार नहीं हो रहा है। समझे बात को? कोई दिक्कत? आय तो एकमात्र एक विकल्प है, ठीक है? अर्थात आय का एक साधक है, जबकि मानव विकास एक साध्य है। समझे बात को? शिक्षा एवं स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष मानव पूंजी निर्माण होता है, ठीक है? आप जो है मानव को शिक्षा दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, तब क्या निर्माण होगा? मानव पूंजी का निर्माण होगा। समझे बात को? कोई दिक्कत? भौतिक पूंजी दृश्य होती है ना? जबकि मानव पूंजी अदृश्य होती है। किसी का भी कुशलता दिखाई देता है ना? कि वो कितना है ना जानता है कोई भी चीज़ के बारे में, उसके अंदर है ना स्किल कितना है, समझे बात को? लेकिन ये सब जो है ना अदृश्य होता है, मानव पूंजी क्या होता है? अदृश्य होता है। और भौतिक पूंजी जो क्या होता है? समझे बात को? दृश्य होता है ना? भौतिक पूंजी मतलब क्या? आप बिज़नेस में कोई लगा दीजिए पैसा, सब चीज़ दिखाई देगा, है ना? सामान उसका खरीदे, है ना? क रेंट जा रहा है, समझे बात को? मशीन दिखाई दे रहा है। मानव पूंजी निर्माण आर्थिक विकास कल्पना मात्र है, ठीक है? मानव पूंजी का जो निर्माण करना है ना, इसका आर्थिक विकास कल्पना मात्र है। समझे बात को? आप लोग बात नहीं कीजिए, हम देख रहे हैं सबको। हम सबको देख रहे हैं, दिखाए देखिए, देखते हैं, देख आपको दिखाते हैं। यहाँ पे सब दिखाई देता है। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है मैसेज क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए इधर साइड में, देखिए इधर। आप लोग इसलिए हरकत नहीं कीजिए, ठीक है? यहाँ से ब्लॉक कर देंगे, जो बात करेगा। डायरेक्ट यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा सब। यही क्या बोल रहा है आगे? अर्थात क्या बोल रहा है ना, मानव पूंजी निर्माण के लिए इनके प्रमुख घटकों पर विशेष ध्यान देना होगा, है ना? इनके प्रमुख घटक भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, है ना? मानव पूंजी के लिए जो है ना? उसका भोजन अच्छा देना पड़ेगा, वस्त्र ठीक-ठाक, है ना? आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए, ठीक है? इन घटकों के द्वारा मानव पूंजी को मजबूत बनाया जा सकता है, ठीक है? ये सारा, है ना, चीज़ को प्रयोग करके मानव पूंजी को आप क्या कर सकते हैं? मजबूत बना सकते हैं। इसीलिए सेवा क्षेत्र के विकास के लिए सर्वप्रथम इसे मजबूत बनाना पड़ेगा, है ना? अगर सेवा क्षेत्र का विकास करना है तो मानव पूंजी को क्या करना पड़ेगा? मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है? बोलिए। जब मानव पूंजी सबल हो जाता है तो इसकी महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 पेज और हैं। ये वाला खत्म कर देते हैं। ये वाला टॉपिकवा खत्म कर देते हैं।
चलिए देखिएगा, अब सेवा क्षेत्र ने विकास के लिए इस मानव पूँजी पर निवेश करने की आवश्यकता होती है, ठीक है? सेवा क्षेत्र का अगर विकास करना है तो आपको मानव पूँजी में क्या करना पड़ेगा? निवेश करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, मानव पूँजी के प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं? भोजन, आवास, शिक्षा, वस्त्र और स्वास्थ्य, ठीक है? अगर मान लीजिए कोई बहुत बच्चा पढ़ा-लिखा है ना? उसको पढ़ने में बहुत तेज़ है, लेकिन उसका तबीयत खराब रहता है तो आगे जाके वो कुछ कर पाएगा? नहीं, समझे बात को? कोई दिक्कत वस्तुतः शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रवसन, है ना? और सूचना में पूंजीकरण में, है ना? के पश्चात मानव पूंजी का एक सशक्त साधन बन जाता है, जिससे आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों का विकास संभव है ना? कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम बोलिए? अर्थात मानव पूंजी का खास अभिप्राय एक देश में एक निश्चित समय सीमा पर कुशलता, क्षमता, है ना? सुविज्ञता, शिक्षा तथा ज्ञान के भंडार से है, ठीक है? मानव पूंजी से हमें क्या कहने का मतलब है ना? कि किसी भी, है ना? देश के निश्चित सीमा पर, है ना? कुशलता, क्षमता, है ना? सुविज्ञता, शिक्षा तथा ज्ञान का भंडार से है ना? अगर ये सब है, तो समझ लीजिए वहाँ का मानव पूंजी क्या है? विकसित है। अगर ये सब नहीं है, तो समझ लीजिए वहाँ का मानव पूंजी क्या है? विकसित नहीं है। अच्छे मानव पूंजी जैसे वैज्ञानिक हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर, कुशल प्रशासक, समाज सेवी, मनोवैज्ञानिक, शिक्षक एवं शिक्षाविद इत्यादि मानव पूंजी का उत्पादन करती है। अर्थात मानवीय संसाधनों से और अधिक मानव पूंजी के उत्पादन के लिए हमें मानव पूंजी में निवेश करने की क्या है? आवश्यकता है। ये सब जो है मानव पूंजी के अंतर्गत आता है। डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, है ना? आईएएस ऑफिसर हो गया, शिक्षक हो गया, सब चीज़। समझे बात को? देश व राज्य का आर्थिक विकास शिखर पर पहुँचने के लिए, है ना? पहुँचाने के लिए मानव पूँजी में निवेश के लिए स्तर को ऊँचा उठाना होगा, ठीक है? अगर देश को आर्थिक विकास के शिखर तक पहुँचाना है, तब मानव पूँजी को क्या करना पड़ेगा? विकसित करना पड़ेगा। समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए। हमारा मानव संसाधन कैसे है ना सुदृढ़ एवं सशक्त हो, इस पर गंभीरतापूर्वक विस्तार करने की आवश्यकता है, ठीक है? यदि हम परिश्रम कर जनसंख्या के समग्र भाग को पर्याप्त भोजन, तन पर वस्त्र तथा सर छिपाने के लिए आवास, इन 3 प्रारंभिक आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं, तो हमारी समस्या आधी हो जाती है, ठीक है? अगर हम लोगों को अच्छा भोजन दे दें, अच्छा आवास दे दें, है ना? अच्छा वस्त्र दें पहनने के लिए, तो आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद क्या बोल रहा है, अब इन जनसंख्या को सबल बनाने हेतु इसके स्वास्थ्य पर जोर देने की आवश्यकता है ना? इस परिप्रेक्ष्य में यह भी कहा भी गया है कि स्वास्थ्य शरीर में स्वास्थ्य मस्तिष्क का निवास होता है ना? यानी जो शरीर जो स्वस्थ रहता है उसका ब्रेन भी क्या रहता है ना? हेल्दी रहेगा, है ना? अगर हेल्दी बॉडी रहेगा तो हेल्दी क्या रहेगा? ब्रेन रहेगा, समझे बात को? जब 4 अवयव मिलकर मानव का असर डालता है, तो शिक्षा के माध्यम से उसे उस स्तर तक पहुँचाया जा सकता है, ठीक है? वस्त्र हो गया, है ना? खान-पीन हो गया, आवास हो गया, स्वास्थ्य भी हो गया, तो अब शिक्षा दे दीजिए, ठीक है? तो मानव पूँजी का विकास हो जाएगा, है ना? क्या बोल रहा है? पहुँचाया जा सकता है, जो आर्थिक विकास का सुदृढ़ सूचक बन जाएगा। इसी सूचक का ही, है ना, देन पूँजी का निर्माण करेगा और आर्थिक विकास का परचम पूरे विश्व में लहराएगा, ठीक है? अगर ये सारा चीज़ पूरा हो जाता है, तो मानव पूँजी का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है? कुशल मानव पूँजी रोज़गार के विभिन्न क्षेत्र को जन्म देता है ना? अगर अच्छा मानव पूँजी होगा, ना तो रोज़गार को अलग-अलग क्षेत्र को जन्म देगा, ठीक है? भारत में, है ना, आज इस क्षेत्र में खास करके देखिए, भारत में आज इस क्षेत्र में खास करके इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना तकनीकी में विश्व का अव्वल देश में गिनती की जा रही है ना? हमारा देश जो है आईटी हब बन चुका है, ठीक है? लगभग जो है ना आईटी में सबसे आगे हमारा देश है ना? यहाँ के इंजीनियर कुशाग्र एवं तीक्ष्ण वृद्धि से, है ना, साबित हो रहे हैं। फलस्वरूप अपने देश के भीतर विदेशी पूँजी का आना अधिक हो गया है। समझे बात को? हमारे यहाँ इंजीनियर हो गए, है ना? साइंटिस्ट हो गया, इतना सब यहाँ पे है ना? एडवांस है, समझे बात को? कि जो है बाहर देश वाले हमारे यहाँ से इंजीनियर ले जाते हैं, साइंटिस्ट ले जाते हैं, डॉक्टर ले जाते हैं, समझे बात को? फलतः हमारे देश में इस क्षेत्र में रोज़गार के अवसर काफ़ी मात्रा में बढ़ी है। बंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली इत्यादि शहरों में सूचना एवं तकनीकी क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बिंदु है, जिसमें हज़ारों लोगों को प्रति वर्ष रोज़गार की प्राप्ति हो रही है। समझे बात को? कोई दिक्कत? बोलिए। है ना? बंगलोर हो गया, पुणे हो गया, है ना? मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, इत्यादि शहर में सूचना एवं तकनीकी क्षेत्र का बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, विकास हुआ है और हज़ारों लोग इससे रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं, है ना?
तो आधुनिक मंदी एवं सेवा का प्रभाव कल पढ़ाएंगे। बताइए कि इसको भी खत्म कर दें। आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर प्रभाव इसको कल पढ़ाएंगे। क्या आज खत्म कर दें। ठीक है। एक, दो, बस ज्यादा नहीं, 2 पेज बचा और। तो एक ही सारांश से, सारांश कौन पढ़ाता है। एक, 2 पेज बचा हुआ है। कल सब कोई क्लास है ना अटेंड कीजिएगा। समाप्त हो जाएगा क्लास। ठीक है। कोई दिक्कत बोलिए। किसी कोई प्रॉब्लम। समझ गए। क्लास समझ में आया सबको।